दिल्ली के रामलीला मैदान में 5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने कल हल्ला बोला और मांग एक ही थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो, न्यू पेंशन स्कीम मंजूर नहीं। अब सवाल यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या यह शक्ति परीक्षण केंद्र सरकार को विवश करेगा कि वो इन कर्मचारियों की मांग पर गंभीरता से विचार करे? क्या सरकार एनपीएस की जगह ओपीएस को लागू करेगी या एनपीएस में ही कुछ बड़े बदलाव करेगी? यह भविष्य के गर्त में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे ओपीएस वर्सेस एनपीएस को लेकर, और इस पे बात करने के लिए देवभूमि डायलॉग के स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष वीपी सिंह रावत जी। बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के स्टूडियो में आने के लिए। और आप लोगों ने भी टाइमिंग सही पकड़ी है, लग रहा कि आप लोग जानते हैं कि करो या मरो की स्थिति में आपका काम बन सकता है। कितने कॉन्फिडेंट हैं कल की भीड़ को देखकर, कल के शक्ति परीक्षण को देखकर आप रावत जी? क्या आपको लगता है कि आपका मैसेज जो है वो केंद्र सरकार तक बिल्कुल स्पष्ट तौर पे पहुंच गया है कि हमारी सिर्फ एक ही मांग है, ओपीएस लागू करो? बहुत बहुत आभार आपका। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के तमाम कार्मिक साथियों का जो इस पुरानी पेंशन बहाली मांग को लेके एक जन आंदोलन का रूप जो हमारे कार्मिक साथियों ने बना दिया है। मुझे अत्यंत हर्ष और गौरव के साथ अवगत कराना पड़ रहा है आपके चैनल के माध्यम से कि पुरानी पेंशन बहाली का ये स्वर्णिम समय है और आज हर कर्मचारी अपने विभाग से, अपने गांव से, अपने घर से निकल के सड़कों पे आ रहा है। और आपने देखा होगा कि लगातार दिल्ली की तरफ सभी कर्मचारी एकजुट होकर पुरानी पेंशन बहाली की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। ये एक बड़ी चुनौती भी है और बड़ा सवाल भी है और बड़ी मांग भी है कि हम 2024 से पहले इस मिशन को सफल बनाना चाहते हैं, इस चक्रव्यूह को भेदना चाहते हैं। लेकिन ये चक्रव्यूह बड़ा कठिन है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह चुकी हैं कि ओपीएस को दोबारा लागू करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ऐसे में कल की शक्ति परीक्षण को देख के आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आपके दबाव में केंद्र सरकार आएगी? देखिए, कर्मचारियों का जो जोश है, जो जुनून है और जो ये पुरानी पेंशन के लिए जो ये पागलपन है, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से कर्मचारियों ने हिमाचल में सरकार बदली है और कर्नाटक में सरकार बदली है, तो मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को इस पे गहन चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। आप कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगे तो कर्मचारी 2024 के चुनाव में आर पार के लिए तैयार हैं। ये याचना है या धमकी है? ये धमकी है अब, क्योंकि हम लाखों अन्याय विन्याय कर चुके हैं मोदी जी से। ऐसा नहीं है कि कर्मचारी सीधे आर पार के लिए आ गया है। 2019 से 2020 में, 21 में, कोविड में हमारे कर्मचारियों ने सड़कों पे मां भारती की सेवा की है। जब हमारे जनप्रतिनिधि, जनता जब बाहर नहीं निकलती थी, हमारे पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, शिक्षक सभी कोविड काल में लगातार जन सेवा में आगे आ रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को उसी समय हमारे देश के लिए, हमारे देश के कार्मिकों के लिए एक तोहफे के रूप में पुरानी पेंशन का तोहफा देना चाहिए था। एक कागज रूपी एक सम्मान की हमें इतनी जरूरत नहीं है जितना हमें बुढ़ापे का सारा पुरानी पेंशन की जरूरत है। लेकिन एक सामान्य सा आदमी कहेगा, मान लीजिए एक ठेली वाला कहेगा, मैं अपने टैक्स की भरपाई से आपका बुढ़ापा क्यों चलाऊं, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है सरकार में। एक सामान्य व्यक्ति जो रोजमर्रा की नौकरी करता है वो भी टैक्स देता, चाहे जीएसटी के तौर पे देता हो, वो आपकी पेंशन के लिए भरपाई क्यों करे? उसके मन में भी ये सवाल है। जैसे आप लोग खड़े हैं वैसे ही उनके मन में भी सवाल है। उनकी जिज्ञासा को आप कैसे शांत करेंगे? देखिए, जनता हमेशा कर्मचारियों पे ही उंगली उठाती है और ये अतीत से ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन मैं अपनी जनता से, अपनी देश की जनता से ये सवाल भी पूछना चाहता हूं कि कर्मचारी ही तो हमारा देश का गौरव है।
जो चाहे वो बैंक के कर्मचारी हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मचारी हो, चाहे वो पुलिस के कर्मचारी हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हैं, यहाँ तक कि जो चंद्रयान हमारा सफल हुआ है, चंद्रयान 3, तो उसमें भी तो हमारे देश के ही वैज्ञानिक थे, हमारे देश के ही साइंटिस्ट थे। तो इन्हीं की बदौलत तो आज देश अपना झंडा बुलंद कर रहा है पूरे दुनिया में। तो मैं समझता हूं कि जो हमारे चाहे ठेली वाले हैं, चाहे ऑटो वाले हैं, चाहे आम जो जनता है, उनको हमारे विधायक और सांसदों के जो भत्ते हैं, जो पेंशन है, उनकी तरफ भी उंगली उठानी चाहिए। अच्छा रावत जी, मुझे एक चीज, अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही। आप ये कह रहे हैं कि हमारे जो सांसद हैं, जो हमारे विधायक हैं, उन पे क्यों नहीं न्यू पेंशन स्कीम लागू की? वो कौन से अलग है? सबसे पहले तो लागू उन पे करनी चाहिए थी एनपीएस स्कीम। वो ओपीएस का आनंद ले रहे हैं और कर्मचारियों को आपने एनपीएस में डाल दिया। तो आपको लगता है कि आपने दो क्लास बना दिए, नेताओं की क्लास अलग, कर्मचारियों की क्लास अलग। अब मान लीजिए नेताओं की क्लास को भी एनपीएस में शामिल कर दिया जाता है, तो आप मान जाएंगे? आपकी छाती को ठंडक पड़ेगी कि साहब चलो अब ये भी हमारी कैटेगरी में आ गए हैं, एनपीएस वाली कैटेगरी में, हमारी मांग खत्म हो गई? देखिए, जब पेंशन का ये जन आंदोलन हर विभाग में, हर कर्मचारी में, और जब हम शुरू में सड़क पे आए इस आंदोलन को लेके, तो जैसे आपने अभी सवाल किया था कि जनता हमेशा ये कहती थी कि हमें बैठे बैठे इतनी बड़ी सैलरी मिलती है, इतनी बड़ी तनख्वाह मिलती है, मासिक वेतन मिलता है। तो सवाल यह है कि एक शिक्षक को उसका मेहनताना मिलता है, एक इंजीनियर को उसका मेहनताना मिलता है। तो ये धीरे धीरे हमारे कर्मचारियों को भी नहीं था पता कि एक विधायक को, एक सांसद जी को, एक माननीय जनप्रतिनिधि जी को कितना मतलब भत्ता मिलता है, कितना वेतन मिलता है, कितना पेंशन मिलता है। तो ये धीरे धीरे जब जनता के बीच आई तो वास्तव में ये दिखाई देने लगा है कि असली लूट तो हमारे माननीय सांसदों ने, माननीय विधायकों ने मचा रखी है। और आप जो कह रहे हैं कि अगर वो एनपीएस में आ जाए, देखिए जो जनप्रतिनिधि हैं, जो माननीय सांसद हैं, जो माननीय विधायक हैं, ये हमेशा अपने हिस्से में, पहले संविधान में इनके लिए कोई इस तरह से आर्थिक लाभ नहीं थे। हमेशा इनको एक जन सेवक के रूप में देखा गया था कि आपने जन सेवा के रूप में आपने जनता की सेवा करनी है। लेकिन आलम आज ये है कि आज इस क्षेत्र को एक व्यवसायीकरण हो गया है। और आपने देखा होगा कि हमारे जैसे जनप्रतिनिधि जो माननीय विधायक हैं, अगर वो विधायक रहते, 3 बार विधायक रहते हैं, 4 बार सांसद रहते हैं और ये राज्यसभा सांसद रहते हैं, तो अलग अलग उनकी पेंशन मिलती है। यानी कि जो 5 बार चुना जाएगा तो 5 बार पेंशन लेगा। एक हमारा कर्मचारी जो टैक्स देता है, जो हमेशा हमारे देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, तो उसमें भी उसको पेंशन नहीं मिलता। तो ये हमारे जनप्रतिनिधि को समझना चाहिए। पंजाब सरकार ने इस रिवाज को खत्म किया कि जितनी बार आप बनेंगे आपको नई नई पेंशन मिलेगी। हालांकि मुझे लगता है बाकी राज्यों को भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। आप वित्तीय दबाव का तो बड़ा रोना रोते हैं, लेकिन जब बात आपके विधायकों की, सांसदों की तनख्वाहों की आती है, तब वो वित्तीय दबाव कहां चले जाता है। बट सर रावत साहब, आपको एक बात समझनी होगी, हम थोड़ा स्टैटिस्टिक्स पे बात करते हैं। 1990 में सेंटर का जो पेंशन का बजट था वो 3,272 करोड़ रुपए था। आज अगर मैं 2021 की बात करूं, ये 1,90,000 करोड़ को पार कर चुका है। राज्य का जो 1990 में पेंशन का बजट था वो 3,021 करोड़ था, आज ये 3,90,000 करोड़ को पार कर चुका है। अब सवाल यह है, कमाई तो है नहीं, आपको पेंशन कहां से देंगे साहब? देखिए, ये कहने में, और जो हमारे केंद्र सरकार के जो अर्थशास्त्री हैं, ये भी हमेशा यही कहते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि जो एनपीएस का पैसा है, ये शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है, ना ये सरकार के हित में है, ना ये कर्मचारी के हित में है। दूसरा, हम ये कहते हैं कि ये मंदी और ये राजकोष का नुकसान, ये राजकोष का जो घाटा है, ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए क्यों? एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कहते हैं कि 1 नेशन 1 पेंशन, 1 इलेक्शन 1 नेशन। तो हम ये कहते हैं कि 1 पेंशन क्यों नहीं कर देते हैं? एक तरफा आर्मी के लिए पुरानी पेंशन और पैरामिलिट्री के लिए एनपीएस। तो इस तरह से दोहरीकरण नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि देश के पास
कोई आर्थिक मंदी नहीं है, कोई आर्थिक नुकसान नहीं है। देश के पास बहुत अथाह राजकोष है और जो हमारा कर्मचारी है, देश का गौरव है, दिन रात मां भारती की सेवा में लगा रहता है, हमें उसे उसके बुढ़ापे को संरक्षित करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए। लेकिन ये हमारे एक और देश बात- के प्रधानमंत्री की भूमिका होनी मैं चाहिए। एक और तस्वीर आपके सामने रखता हूं और मैं 4 राज्य मुख्यतः आपके सामने लेता हूं और ज्यादातर राज्यों की फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी है, कोई बहुत अच्छी नहीं है। केरल की जो देनदारियां हैं कुल प्राप्तियों में से वो 73.9% है, आंध्र प्रदेश की 72.2% है, पश्चिम बंगाल की 73.7% है और पंजाब की 80% है। यहां मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य था जिसने एनपीएस लागू ही नहीं किया। जी। जब राज्यों की इतनी ज्यादा देनदारियां हैं, आज से जब 12-13 साल बाद मान लीजिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाती है, राज्यों की हालत क्या होगी? ये देंगे कहां से? ये सोचा कभी कि ये देंगे कहां से आप लोगों को पेंशन? देखिए, हमारा कहना यह है कि देखिए, इस पे गहन चिंतन मनन का विषय है। ये कोई हठ धर्मिता का नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। देखिए, एक कर्मचारी को अगर पुराना पेंशन मिलता है तो उसके गांव का विकास होता है, उसके शहर का विकास होता है, उसके राज्य का विकास होता है और यहां तक कि ये देश का विकास का मुद्दा है। एक जनप्रतिनिधि, एक माननीय विधायक, माननीय सांसद अगर पुरानी पेंशन का लाभ लेते हैं तो उस पैसा का उठा के वो विदेश में ले जाते हैं। हमारा देश का जो कर्मचारी है वो अपने गांव, गली, मोहल्ले में ही उस पैसे को खर्च करता है। तो इस पे एक गहन चिंतन का विषय है और मैं विशेषकर उत्तराखंड की बात करूंगा। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ पे आर्थिक संसाधनों के रूप में, आर्थिक स्थिति के रूप में कर्मचारी ही यहाँ पे आर्थिक मजबूती के रूप में है और ये धामी जी को समझना चाहिए और ये मोदी जी को समझना चाहिए और